राधे राधे सभी को। तो दोस्तों अपने चल रहे थे राजस्थान के साहित्यकार, और इससे पहले जो पार्ट 1 किया था उसमें अपने हो गए थे। देखते हैं कौन कौन से हो गए थे। देखो, अपना हो गया था पृथ्वीराज राठौड़ हो गया था, और रानी लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत हो गया था। इससे पहले डॉक्टर सीताराम लालस कर लिया अपनों ने। दुर्सा आडा भी हो गया था, धुंधला गांव पाली के जो अकबर के दरबारी कवि और इनके विरुद्ध क्षत्रिय किरदार बावणी मैंने सारे याद करवाने की कोशिश की थी किसी से कनेक्ट करके। फिर अपना सबसे स्टार्टिंग में हुआ था कन्हैया लाल सेठिया जो सुजानगढ़ चूरू के, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। जिनकी देख लो प्रसिद्ध कविता है पीथल और पाथल, जो कि पीथल महाराणा प्रताप के लिए है, और पाथल है वो महाराणा प्रताप के लिए, और पीथल पृथ्वीराज राठौड़ के लिए। और रचनाएं देखो इनकी धरती धोराड़ी, शबद के लिए इन्हें सूर्यमल मिशन पुरस्कार मिला 1987 में, और लील डांस के लिए 1976 में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। और जमीन राधड़ी, मीजर माए रोहेलो, ये सारे इनके ही है। और इनको नी ग्रंथ के लिए 1988 में मूर्ति देवी पुरस्कार मिला हुआ है, पद्मश्री 2004 में, और 2012 में मरणोपरांत समय इनको राजस्थान रत्न पुरस्कार मिले हुए। ये अपना हो गया थोड़ा सा रिवाइज। अब करते हैं अपने मुहनोत नैणसी। तो दोस्तों जो मुहनोत नैणसी है इसकी बात करते हैं तो जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे, जो कि ये जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम इनके दरबारी कवि थे मुहनोत नैणसी। और जो मुंशी देवी प्रसाद है ना, इन्होंने इसको मुहनोत नैणसी को कहा है राजपुतानी का अबुल फजल। तो मुहनोत नैणसी को क्या कहा जाता है? राजपुतानी का अबुल फजल। किन्होंने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने। और इनको राजस्थान की जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है, और ये मैंने पहले बताया था। ये देखो, जब मैंने यहाँ करवाया था आपको कि मारवाड़ री प्रगनारा विगत, जब मैंने विगत का बताया था विगत क्या है, तो इसमें मुहनोत नैणसी ने लिखा है मारवाड़ रा प्रगनारी विगत, जिसे मुहनोत नैणसी को मारवाड़ का गजेटियर भी कहते हैं। तो देखो इसमें जो मारवाड़ रा प्रगनारी विगत है, इसमें जनगणना, भूमि, फसलों, सिंचाई की जानकारी मिलती है, ये मैंने बताया था। इसलिए इसको विगत को, मारवाड़ रा प्रगनारी विगत को मुहनोत नैणसी लिखती हैं। तो इसको क्या कहते हैं मुहनोत नैणसी को? ये देखो, तो मुहनोत नैणसी को राजस्थान की जनगणना का अग्रज भी कहा जाता है। और इनके प्रथम जो प्रमुख ग्रंथ है वो है मुहनोत नैणसी रिख्यात मारवाड़ री प्रगनारी विगत। तो इसमें ये है उसका जो कि जनगणना, सिंचाई, इनका मैंने बताया आप लोगों को। तो मुहनोत नैणसी के बारे में देख लो क्या है भाई। मुंशी देवी प्रसाद इनको राजपुतानी का अबुल फजल कहते हैं, और इनको राजस्थान की जनगणना का अग्रज भी कहा जाता हो गया। अब बात करते हैं अबुल फजल। तो अबुल फजल का अबुल फजल ऐसे ही आगरा में इनका जन्म होता है, और अबुल फजल है नवरत्नों में शामिल है भाई, पता है आप सबको। और अबुल फजल के ग्रंथ की बात करते हैं तो देखो, ऐसे ही अबुल फजल, ऐसे ही आगरा में जन्म, ऐसे ही अकबरनामा इनका ग्रंथ है। तो अबुल फजल के सारे ऐसे ही याद कर लेना। और अकबरनामा है जो फारसी भाषा में है भाई। और एक बात करें, जो अकबरनामा है, अकबरनामा का जो तीसरा भाग है ना, उसे ही आईने अकबरी कहलाता है। आईने अकबरी कहलाता है इसका जो तीसरा भाग है। तो दोस्तों मुहनोत नैणसी के बारे में पढ़ लिया, और अबुल फजल के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं विजयदान देथा। तो देखो, विजयदान देथा की जन्म की बात करें तो यहाँ वी है, ठीक है ना, और यहाँ वी वैसे बैलो बोरुंदा गांव जोधपुर में इनका जन्म होता है। और इनके उपनाम की बात करें तो विजयदान देथा को बच्चा बच्चा जानता है कि इनका उपनाम बीजी, और राजस्थान का शेक्सपियर भी इनको विजयदान देथा को कहा जाता है, और बीजी इनका उपनाम है, ये सभी को पता होगा। और इनकी एक कहानी भी है विजयदान देथा की, जो कि दुविधा। और इनकी जो रचनाएं हैं वो देखते हैं आपने, इम्पोर्टेंट है। और कई बार यहाँ से इनके उपनाम बीजी से याद आता है क्वेश्चन, और इनके यहाँ से भी पूछ लिया जाता है विजयदान देथा के जन्म से बोरुंदा गांव जोधपुर में। इनकी जो रचनाएं हैं विजयदान देथा की, वो देखो कैसे कौन कौन सी याद करते हैं अपने। देखो, विजयदान देथा की जो रचना है, एक तो अलेखु हिटलर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलेखु हिटलर विजयदान देथा की है। तो आप इन सबको कैसे याद करोगे? चाहे सीधा याद कर लो, परिणीति, तिडोराव, अनोखा पेड़, चरणदास, चोर, रुख, उलझन, बापू के तीन हथियारे, बातारी फुलवारी, ये सारे हैं विजयदान देथा की रचनाएं। या आप ऐसे कर लो, अलेखु हिटलर विजयदान देथा की है, ठीक है ना, पता है अलेखु हिटलर। तो भाई जो अलेखु हिटलर है ना, ऐसे सोचो, अलेखु हिटलर एक पेड़ लगाते हैं, अनोखा पेड़ लगाते हैं। इस अनोखे पेड़ को लगाने के लिए अलेखु हिटलर एक नीति तैयार कर लेते हैं, यानी कि परिणीति, ऐसे लेना। तो परिणीति, अनोखा पेड़, अलेखु हिटलर, ये याद रखना विजयदान देथा से, ठीक है ना। फिर अलेखु हिटलर है ना, ऐसे करना, अलेखु हिटलर है ना, देखो ऐसे थे कि तोड़ते तो मतलब सभी से रुख नहीं जोड़ते थे, इसे लेना। अलेखु हिटलर कैसे थे? रुख किसी से नहीं जोड़ते थे, पर जब भी बात कभी कभी करते तो इससे सोचना, बातारी फुलवारी, फूल से ही बरसाते थे अलेखु हिटलर।
फिर ऐसे करना, अले को हिटलर से ऐसे कनेक्ट करना। अले को हिटलर एक दिन पड़ गए उलझन में। थोड़ा कनेक्ट करो कहानी से। अले को हिटलर एक दिन पड़ गए उलझन में, क्यों? क्योंकि एक चोर था, चोर आ गया अले को हिटलर के यहाँ, और इसके बापू को, अले को हिटलर के बापू को ऐसे लेना, 3 हथियारे लेकर आ गया चोर, और इसके बापू का मतलब हत्या कर दी अलेक्स हिटलर को। तो अलेक्स हिटलर ने इनको पकड़ने में विजय प्राप्त की। तो विजयदान देता, तो विजयदान देता से अलेक्स हिटलर लेना। अलेक्स हिटलर विजयदान देता लोगे ना तो विजय प्राप्त करते हैं, इससे लेना। बापू के 3 हथियारे को पकड़ने में, चोर था चरणदास चोर, रुख नहीं जोड़ता था अलेक्स हिटलर। किसी से जब भी बात करता तो फूल से झाड़ देता, ऐसे सोच लेना। और उलझन में तब पड़ गया, इसके चोर ने इसके 3 हथियारे लेकर बापू की हत्या कर दी, और अनोखा पेड़ लगाया अलेक्स हिटलर ने, और परिणति नीति बनाई ऐसे लो, तभी विजय प्राप्त किया था। तिंडोरा आप याद करना, ये सारे हैं विजयदान देता के। और बातारी फुलवारी ये 14 खंड इसमें। तो विजयदान देता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बोरुंदा गांव जोधपुर में इनका जन्म होता है, और इनका उपनाम बीजी है। और जो अलेक्स हिटलर है इंपॉर्टेंट है कि इनकी ही है, और बापू के 3 हथियारे विजयदान देता की। बाकी सारी देख लेना एक बार। इनकी ना 1-2 और है रचनाएं, एक याद करना आप, मारो बदलो, वो भी इनकी है। आप लास्ट में ऐसे कर लेना कि जो अलेक्स हिटलर है, इन्होंने अपने बाप के हथियारों को पकड़ लिया, तो लास्ट में इनको ऐसे ले लेना। अलेक्स हिटलर ने कह दिया भी मारो बदलो पूरा हो गया, एक मारो बदलो, ठीक है ना, ऐसे। और एक इनकी और है, वो है चौधराइन की चतुराइन, वो और लिख देती हूँ मैं 2। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों लिखी, मारो बदलो, और एक चौधराइन की चतुराई। तो ऐसे लेना, माँ है, मारो बदलो, माँ का बदलो, ऐसे लो। इसकी मतलब पिताजी का हत्यारा था तो माँ का बदला पूरा ऐसे ले लेना। और माँ यानी कि उसको चौधराइन बोलते, तो चौधराइन की चतुराई से ऐसे ले लेना। तो विजयदान, विजय पा दिया लास्ट में अलेक्स हिटलर। तो सारे थोड़ा कनेक्ट करके याद कर लेना। और देखो और क्या क्वेश्चन बनते हैं। विजयदान देता से बीजी बोलते हैं इसको, उपनाम, ठीक है। कहानी इनकी दुविधा थी, इनकी जो कहानी थी विजयदान की जो दुविधा, इस पर देखो। तो इनकी जो दुविधा कहानी, इस पर एक मणिकौल है, उन्होंने दुविधा फिल्म बनाई थी। जो मणिकौल है ना, वो इस पर दुविधा कहानी पर ही दुविधा फिल्म बना देती है, ठीक है। दुविधा कहानी है, इस पे ही दुविधा फिल्म बना देती है मणिकौल। और क्या इससे ध्यान रखोगे, राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति है भाई, यानी कि राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले जो पहले व्यक्ति है, पहले ये है विजयदान देता थे। और इनको 2007 में पद्मश्री मिला हुआ है, 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। बस विजयदान देता से इतने क्वेश्चन बनते, इससे बार नहीं बनेंगे। फिर बात करते हैं सूर्यमल मिशन की। तो देखो सूर्यमल मिशन का जो जन्म होता है वो हरियाणा गांव बूंदी में होता है, और ये सभी को पता होगा कि सूर्यमल मिशन का जन्म बूंदी में होता है। पिता इनके चंडीदान, माता इनकी भवानी देवी। और दरबारी कवि किनके थे सूर्यमल मिशन? बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे, ठीक है। सूर्यमल मिशन ऐसे लो, सूर्यमल मिशन है बूंदी के दरबारी कवि है, ठीक। बूंदी के इनका जन्म होता है, दरबारी कवि इनके महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे ये बूंदी के। और ऐसे ले लेना, मल हो गई, सूर्य है ना वो मल हो गई, मतलब मोटे, ऐसे ले लेना मल, बूंदी खा खा के, तो याद रह जाएगा बूंदी में इनका जन्म होता है। अब फिर लेना इनका जो वो बूंदी के जो महाराव राम सिंह दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि की बात करते हैं तो महाराव राम सिंह के कैसे याद करोगे, महाराव राम सिंह, इसलिए ना राम के भी बूंदी चढ़ती है तो थोड़ा इनसे कनेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं सूर्यमल मिशन के इनके जो ग्रंथ है। तो देखो इनके 2 ग्रंथ है, एक तो वंश भास्कर ग्रंथ इंपॉर्टेंट, एक है वीर सत्सई। तो इनके 2 ये ग्रंथ है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो डिंगल और पिंगल में इनका पता चलता है कि कौन सा पिंगल में है कौन सा डिंगल में है। तो जो इनका ग्रंथ है वंश भास्कर सूर्यमल मिशन का, ये तो है पिंगल शैली में, और जो वीर सत्सई है ये है डिंगल। अब इनमें से अगर आप एक याद रख लेते हो ना कि ये पिंगल में है तो डिंगल वाला याद हो जाएगा। देखो कैसे याद करोगे, वंश भास्कर ग्रंथ, यहाँ पर आ रहा है वंश, यहाँ वंश वो और आप वो लो, वंशीकरण वाला वंश लो, ठीक है ना, वंश में करना ऐसे लो। कई बार आपने देखा होगा, कई बार मुझे नहीं पता होता है नहीं होता है वंशीकरण, पर आप ऐसे लो। उसमें मैंने देखा है जैसे कि उसमें कुछ पिला देते हैं, या कहीं भी टीवी वगैरह में कहीं देखा होगा कुछ पिलाते हैं, जब वंशीकरण करते हैं ना कुछ खिला पिला देते हैं। तो पिला से पी आ रहा है ना इसमें, तो देखो डिंगल में पी नहीं आ रहा, पिंगल में पी आ रहा है। जब वंश भास्कर आएगा तो वंश आएगा, तो यहाँ पर पी याद रह जाएगा पिंगल शैली में, बाकी आपका वीर सत्सई रह जाएगा डिंगल में। ऐसे थोड़ा कनेक्ट करके याद करते हैं ना तो वो चीज़ नहीं बोलती हैं। तो वंश भास्कर ग्रंथ है ना, इसको पूरा कौन करते हैं, जो इनके पुत्र है मुरारीदान, ये इनको वंश भास्कर को पूर्ण करते हैं। और ये दत्तक पुत्र थे भाई, ठीक है ना, लिख लेना।
तो देखो जो ये वंश भास्कर है ना, ये बूंदी के जो महाराव राव सिंह के तो दरबारी कवि थे, ठीक है ना, सूर्यमल मिशन। और एक चीज और ध्यान रखना, आधुनिक जो राजस्थानी काव्य जागरण उनके प्रोधा कवि भी कहलाते हैं ये। तो वंश भास्कर भाई पिंगल शैली में, तो पिंगल शैली में बूंदी के जो हाड़ा चौहान है, चौहान वंश का इतिहास ये बताता है कि सूर्यमल का जो ये ग्रंथ है वो इनके दत्तक पुत्र मुरारीदान पूरे करते हैं, ठीक है ना। और वीर सत्सई है ये डिंगल में, वो याद रह जाएगा, तो ये याद रह जाएगा। और अब देख लो सूर्यमल मिशन की अन्य जो रचनाएं हैं, रामर जाट, धातु रूपावली, सतीरासो, बलवंत विलास, छंदोम्युक, डिंगल कोश। अब इनको भी कैसे याद करोगे? अब जो राम रंजाट है और बलवंत विलास है, इन दोनों को कैसे याद करोगे? देखो यहाँ बात कर रहे हैं अपने सूर्यमल मिशन की, यहाँ बात कर रहे हैं अपने सूर्यमल मिशन की, ठीक है ना। तो आप ऐसे लो, सूर्यमल मिशन है, मल है भाई, तकड़ा मोटा ताजा मल है, मल है तभी तो इसमें बल है, बलवंत सिंह विलास सूर्यमल मिशन की, ठीक है ना। और ऐसे लो रामर जाट, जाट लोग होते हैं ना, ऐसे लो उनमें भी बड़ा बल होता है, मल होते हैं, ऐसे लो रामर जाट, ये भी सूर्यमल मिशन के। दो तो याद होगी, बाकी इंपॉर्टेंट दो ही है। इसके अलावा सतीरासो, सत्य है तभी बल है, ऐसे ले लेना। धातु रूपावली, डिंगल कोश, ये इनकी ही है और कुछ नहीं। सूर्यमल मिशन का जन्म हरियाणा गांव बूंदी में, पिता चंडीदान, माता भवानी देवी, और बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। ग्रंथ इनके दोनों याद रखना, वंश भास्कर ग्रंथ और वीर सत्सई। वंश भास्कर ग्रंथ है पिंगल शैली में, वीर सत्सई डिंगल ने। और जो वंश भास्कर ग्रंथ है इनके पुत्र मुरारीदान इनको दत्तक पुत्र मुरारीदान पूरा करते हैं, और वीर सत्सई डिंगल में। और बाकी इनकी ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली याद रख लेना। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। देखो बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, तो इनका जन्म होता है इंग्लैंड में, और ये बच्चे को पता है कि कर्नल जेम्स टोड का जन्म इंग्लैंड में, ठीक है ना। और जो इनका उपनाम है वो भी शायद सभी को पता होगा, ये तो सभी को पता होगा, घोड़े वाले बाबा। कर्नल जेम्स टोड को, कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, और राजस्थान इतिहास के जनक भी कर्नल जेम्स टोड है, ये भी पता होगा। और राजस्थान के इतिहास का विषम पितामह है कर्नल जेम्स टोड। तो ये उपनाम है, आपको याद रखना है। कई बार सीधा सीधा छोटे मोटे एग्जाम में सीधा ही ऐसे पूछ लिया जाता है। और ये घोड़े वाला बाबा पूछा गया है, मतलब बोर्ड अब नहीं, पहले से क्वेश्चन बन जाते थे नॉर्मल सीधा ही, तो कोई पता नहीं वापस आ जाते हैं क्वेश्चन, अब ऐसे पूछ लिया जाए राजस्थान का इतिहास का भीष्म पिता, ये पूछे गए यहाँ से। अब इनकी अगर बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, एक तो जन्म का ध्यान रखना, इंग्लैंड, और राजस्थान के इतिहास के जनक भी, राजस्थान इतिहास के भीष्म पितामह, घोड़े वाले बाबा भी कहते हैं। तो भाई ये टोड है ना, जो कर्नल जेम्स टोड, इनकी बात करते हैं ना, तो ये देखो सन 1818 और 1822 के मध्य, यानी कि 1828 और 1822 के बीच में ये आते हैं। इधर कौन सा है? देखो नीचे दक्षिण है, इधर पूर्व है, ऊपर उत्तर है, इधर पश्चिम है। तो 1828 1822 के मध्य ये आते हैं। दक्षिण और पश्चिम राजपुतानी, जो कि मेवाड़ और हड़ौती, इनके जो पॉलिटिकल एजेंट है, ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर आते हैं। कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले आते हैं भाई यहाँ इस जगह उदयपुर में। तो ये ध्यान रखना, इसलिए मैंने मानचित्र में बनाया ताकि याद रह जाए। कब? 1828 और 1822 के बीच में आते हैं। दक्षिण पश्चिम, ये देखो दक्षिण और पश्चिम के यहाँ पर राजपुतानी के कौन बनकर आते हैं? पॉलिटिकल एजेंट बन के आते हैं सबसे पहले यहाँ पर उदयपुर में, ठीक है। और देखो ये जो कर्नल जेम्स टोड है, ये प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार जिन्होंने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा, ठीक है ना। तो ये इनके बारे में इतनी सारी बातें हैं, थोड़ा सा इतना यहाँ तक है कि इनको अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। और कर्नल जेम्स टोड की अगर पुस्तक की बात करते हैं तो दो इनकी पुस्तक है, वो अच्छे से याद रखनी है। जो पहली पुस्तक है इनकी, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, जो 1829 में लिखी गई। इसी पुस्तक का दूसरा नाम और ध्यान रखना, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो इनकी कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक जरूर ध्यान रखना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इसका दूसरा नाम और क्या नाम है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो ये पुस्तक है, इस पुस्तक का संपादन देखो विलियम क्रूक ने किया। इसका संपादक किन्होंने किया? विलियम क्रूक करते हैं। तो इनका संपादक विलियम क्रूक, और इनकी पुस्तक का नाम जरूर ध्यान रखना। और इस पुस्तक का दूसरा नाम ये है। और जो ये पुस्तक है ना, इस पुस्तक में बात करते हैं तो सबसे पहले सर्वप्रथम राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किया गया। तो सबसे पहले राजस्थान, रायथान, रजवाड़ा शब्द का प्रयोग कौन सी बुक में किया गया?
तो एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान, इसका दूसरा नाम यही है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें राजस्थान रजवाड़ा नाम का सबसे पहले प्रयोग किया गया। ठीक है, अगर बात करें जो ये पुस्तक है, बुक है, ये पुस्तक टोड है ना, जो कर्नल जेम्स टोड, इन्होंने इंग्लैंड के राजा थे। इंग्लैंड के राजा कौन? जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ। ये इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ व विलियम चतुर्थ, इनको समर्पित की है भाई ये इनकी जो पुस्तक है। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ये टोड ने किन को समर्पित की है? तो इंग्लैंड के राजा थे जॉर्ज चतुर्थ और विलियम चतुर्थ, इनको समर्पित की है। और इसी पुस्तक में राजस्थान राजस्थान और रजवाड़ा नाम शब्द का प्रयोग किया गया है। और ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जो इनकी पहली पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किन्होंने किया? तो हिंदी अनुवाद डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किया। तो बस ये ध्यान रखना, हिंदी अनुवाद करने वाले डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। दूसरी पुस्तक भी पढ़ेंगे तो इसका पहले मोटा मोटा देख लेते हैं। देखो, कर्नल जेम्स टोड का इंग्लैंड में जन्म, इनके ये नाम है घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के विषम पितामह है, राजस्थान इतिहास के जनक। और ये देखो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं उदयपुर में पॉलिटिकल एजेंट बनकर टोड। और फिर इनकी पुस्तक ध्यान रखना, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, दूसरा नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और विलियम क्रूक ने इन पुस्तक का संपादन किया। और फिर ये समर्पित किसको कि कर्नल जेम्स टोड ने जॉर्ज चतुर्थ, विलियम चतुर्थ को, जो कि इंग्लैंड के राजा हैं। और इसमें का हिंदी अनुवाद करने वाले डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, ये याद हो गया। अब बात करते हैं कर्नल जेम्स टोड की, जो पुस्तक पहली तो पढ़ ली एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दूसरी पुस्तक की बात करते हैं टोड की, तो दूसरी पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, जिसको पश्चिमी भारत की यात्रा हिंदी में बोलते हैं, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, यानी कि पश्चिमी भारत की यात्रा। तो इस पुस्तक की जो दूसरी पुस्तक है पश्चिम भारत की यात्रा वाली, इस पुस्तक के संपादक कौन है? इनकी पत्नी थी, कर्नल जेम्स टोड की पत्नी कौन? जूलिया। तो इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखना, जूलिया क्लेटरबर्ग। इन्होंने इसी जो इनकी दूसरी पुस्तक है ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, इसका संपादन किया। और ये किसको समर्पित थी? देखो, पहले वाली तो थी वो इंग्लैंड के थे, जो चतुर्थ राजा चतुर्थ यानी कि इंग्लैंड के राजा थे, उनको थी। और ये वाली है वो श्रीमती विलियम हंटर को समर्पित है। देखो, इनकी दूसरी पुस्तक है कर्नल जेम्स टोड की ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया। तो टोड की पत्नी है ना, वो इसका संपादन की पत्नी करती है। और फिर ये समर्पित है वो श्रीमती विलियम हंटर को, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बाकी ये हो जाता है अपना कंप्लीट कर्नल जेम्स टोड। आगे देखते हैं पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा। देखो, पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा, इनका जो जन्म होता है रोहिड़ा गांव सिरोही में। और याद रखना, गौरीशंकर हीराचंद ओझा उनकी पहली पुस्तक का हिंदी में अनुवाद करते हैं ओझा साहब, ठीक है ना। और इनका जो जन्म होता है वो रोहिड़ा गांव सिरोही में होता है। और जो पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इन्हें राजस्थान का ग्रीबन कहा जाता है, ठीक है ना। देखो, गै से गौरीशंकर है, गै से ही ग्रीबन है, ठीक है। और इनके गुरु है वो कवि राजा श्यामल दास। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा के गुरु, यहाँ शय से शंकर, यहाँ शय से श्यामल दास, कवि राजा श्यामल दास। और जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, इन्होंने सिरोही राज्य का इतिहास, राजपुताने का इतिहास, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन सब का इतिहास लिखा। सिरोही का भी लिख दिया, राजपुताने का, जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का। और जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये भारतीय प्राचीन लिपिमाला पुस्तक के लेखक भी है भाई। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा हो गया, कुछ नहीं। इनको बस ये ध्यान रखना लेना कि इन्हें राजस्थान का तो ग्रीबन कहा जाता है। एक चीज़ ये और ध्यान रखना, अंग्रेजों ने इनको क्या कहा? गौरीशंकर हीराचंद ओझा को अंग्रेजों ने इनको महामहोपाध्याय कहा भाई। महामहोपाध्याय की उपाधि अंग्रेजों ने दी गौरीशंकर हीराचंद ओझा को। और जन्म रोहिड़ा गांव सिरोही में होता है। इनकी जो पुस्तक है भारतीय प्राचीन लिपिमाला पुस्तक के लेखक भी है भाई ये ध्यान रख लेना। और अब बात करते हैं रामकरण आशोपा की। तो इसके बारे में कुछ ध्यान रखना, इसका रामकरण आशोपा है, इनका जन्म बड़लू गांव जोधपुर में। और जो इनकी सबसे पहले रामकरण आशोपा की जो सबसे पहले 1896 में जो लिखी गई वो मारवाड़ी व्याकरण लिखी गई। तो देखो, रामकरण आशोपा या रामकरण आ रहा है पीछे, और मारवाड़ी व्याकरण में भी करण आ रहा है। तो रामकरण करण कौन सी? व्याकरण, मारवाड़ी व्याकरण लिखी 1896 में। मारवाड़ी भाषा में मारवाड़ का भूगोल लिखा इन्होंने, ठीक है। कुछ नहीं, बस इतना ही इसमें है। बस अब ये दो और रहते हैं, और ये एलपी टेंसिटोरी इंपॉर्टेंट भी है। फिर ये क्या कविराज श्यामल दास ददभाड़िया, इनको देख लेते हैं। फिर अपना ये वाला हो जाता है कंप्लीट। बाकी मेरे को बता देना आप लोग कमेंट करके, कुछ रह गया है इसमें कुछ करवाने का। और यहाँ तक ही है, मेरे को लगता है और तो कुछ है ही नहीं, आ जाता है सब कुछ। आगे देखो, डॉक्टर लुई
यानी कि इनको क्या बोलते हैं, एलपी टेंसिटोरी। तो नाम जो सबसे ज़्यादा पढ़ाई है एलपी टेंसिटोरी, अगर इसका ही पूछ ले तो डॉक्टर लुई जीपियो। तो एलपी टेंसिटोरी से ही ज़्यादातर अपने पढ़ते हैं। तो इनकी पुस्तक की बात करते हैं तो एलपी टेंसिटोरी की तो राजस्थानी चारण साहित्य एक ऐतिहासिक सर्वे और पश्चिमी राजस्थान की व्याकरण इन्हीं की है। और जो एलपी टेंसिटोरी का जन्म होता है, देखो एलपी टेंसिटोरी, टोरी इटली, नाम थोड़ा कनेक्ट करो, एलपी टेंसिटोरी इटली, इटली उदेने इटली में इनका जन्म होता है। कर्मस्थली है, देखो जन्म तो होता है इटली में, परंतु जहाँ काम करते हैं कर्मस्थली वो है इनकी बीकानेर। और एलपी टेंसिटोरिया इन्होंने वेली किशन रुक्मणी और रावजे सिरोचंद पुस्तकों का संपादन किया। तो वेली किशनरी रुक्मणी किसका संपादन किया, वेली किशनरी रुक्मणी का जो संपादन किया रावजेसी। देखो रावजेसी वैसे बात करें तो बिट्टू सूजा की है, परंतु जो इनकी पुस्तकों का संपादन किया वो एलपी टेंसिटोरी ने किया। अब बात करते हैं कविराज श्यामल दास दधवाड़िया। इनका जन्म होता है देखो दह से दधवाड़िया और ढह से धोकलिया गांव शाहपुरा में। और कविराज श्यामल दास की ग्रंथ का तो पता ही होगा और आया भी हुआ है और बहुत बार ऐसे पूछा भी जाता है और अपने याद भी करते हैं, ये वीर विनोद। तो कवि श्यामल दास दधवाड़िया की ग्रंथ है वीर विनोद और 5 भागों में है भाई। और मेवाड़ महाराणा शंभू सिंह के समय इन्होंने ये शुरू किया था। देखो कवि श्यामल दास जी है ना, इनका ग्रंथ वीर विनोद स्टार्ट तो कब करते हैं, स्टार्ट तो करते हैं शंभू सिंह के समय, परंतु पूरा कब करते हैं, पूरा करते हैं महाराणा सज्जन सिंह के समय। तो बस ये ध्यान रखना, कवि श्यामल दास के जो ग्रंथ है बस ध्यान रखना वीर विनोद। अगर डीपली क्वेश्चन आता है तो 5 भागों में है वीर विनोद। और अगर और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि इनके समय शुरू किया, तो शंभू सिंह के समय शुरू किया और पूरा किया वो महाराणा सज्जन सिंह के समय। और ये देखो 3 क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार के बन जाते हैं। कवि श्यामल दास की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश सरकार ने इनको क्या उपाधि दी, कवि श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार क्या उपाधि देते हैं, महाराणा सज्जन सिंह के समय समाप्त होता है ना पूरा, तो महाराणा सज्जन सिंह ने इनको क्या उपाधि दी और भारत सरकार ने इनको क्या, कवि श्यामल दास को क्या उपाधि दी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब बात करते हैं जिनके समय समाप्त होता है, पूरा करते हैं ये वीर विनोद, वो ये ही नाम देते हैं इनका, यानी कि कविराज, इनका सज्जन सिंह कविराज नाम देते हैं उपाधि। और ब्रिटिश सरकार देती है केसर ए हिंद की उपाधि और महाराजा सज्जन सिंह कविराज, और भारत सरकार देती है वो श्यामल दास को वो महामहोपाध्याय की उपाधि देती है। तो इनका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। कवि श्यामल दास की ग्रंथ वीर विनोद डीपली क्वेश्चन आता है तो 5 भागों में, और किन के समय शुरू हुआ और किन के समय पूर्ण हुआ ये ध्यान रख लेना। और 3 क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार के बन जाते हैं कि महाराणा सज्जन सिंह ने इनको उपाधि दी वो कविराज की, और ब्रिटिश सरकार देते हैं वो केसर ए हिंद की, और भारत सरकार इनको महामहोपाध्याय की उपाधि देती है। तो 2-3 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, बाकी हो गया अपना, ये छोटे मोटे रह जाते हैं। देखो श्रीधर व्यास का अगर रचना पूछ ले तो रणमल छंद, तो श्रीधर व्यास रणमल छंद, और मारवाड़ के शासक रणमल के राजकवि। अगर कवि माघ से पूछ ले तो जन्म इनका भीनमाल जालोर में होता है। इनकी रचना देखो संस्कृत भाषा में शिशुपाल वध है, यानी कि कवि माघ की जो है वो है शिशुपाल वध। मैंने वैसे ये बताया है पहले भी, कवि माघ की रचना शिशुपाल वध, और जो कि 7वीं-8वीं शताब्दी में लिखी गई इनकी जो शिशुपाल वध है भाई, और संस्कृत भाषा में। लगभग सारे आ गए हैं, फिर भी अगर एक आधा बचता है तो बात करते हैं अपने। तो देखो एक बात करें अगर पंडित विश्वेश्वर नाथ रेऊ की, उसकी बात करें तो उनकी रचना थोड़ा सा और देख लेना। विश्वेश्वर स्मृति है, और देखें तो एक काइंड्स ऑफ मारवाड़ भी उनके, बाकी और आ गए अपने सारे के सारे, और 2 ये अपने देख लिए इसमें से। ठीक है दोस्तों, अपना ये वाला भी हो जाता है कंप्लीट सारा। और कर्नल जेम्स टोड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो और कोई बता देना कौन सा इसमें कुछ रह गया हो, क्योंकि कृतियाँ भी अपनों ने कर ली हैं। और अब मैं सोच रही हूँ तो जल्दी से पॉलिटी के जो रहे हैं टॉपिक वो मैं करवा दूँ, और उसके बाद में अपने स्टार्ट करेंगे आगे जो करना है, क्योंकि मैंने तो जो आप लोगों को बोला था कि करवा दूंगी उसी हिसाब से इतनी फास्ट चल रही हूँ कि एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो भी डाल रही हूँ। फिर भी आप लोग ना थोड़ा सा ऐसे नहीं है कि विश्वास नहीं बना रहे हो, आप लोगों को लगता है भी करवाएंगे नहीं, ऐसा मैंने पहले भी बोला था। थोड़ा सा विश्वास रखना। आप लोग कहीं भी देखना कि आप लोगों को जो भी कोई करवा रहे हैं वो अपने मतलब से ही करवा रहे हैं। अगर उनका मन करता है तो एक दिन में एक ही वीडियो अपलोड करेंगे, उनका काम है एक ही वीडियो अपलोड होती है, ठीक है ना, एक ही करेंगे। और मैंने सिर्फ
यही सोचा है कि जल्दी, मेरे दिमाग में सारा दिन यही रहता है कि जितने भी टॉपिक है जल्दी जल्दी सारे कवर हो जाए, सिलेबस हो जाए, फिर आपको भी टेंशन नहीं और मुझे भी आप लोगों की टेंशन खत्म हो जाएगी। बस मेरा एक ही उद्देश्य रहता है। फिर भी आप लोगों को पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, आप लोग ऐसे क्यों करते हो। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे वाला टॉपिक देखेंगे।